सीतापुर गांव में एक बुरही अम्मा कलावती रहती थी, जिसका दो संतान राहुल और आर्यन था। राहुल कलावती का बड़ा बेटा था और आर्यन छोटा। कलावती के पति हाल में बीमारी और गरीबी के कारण स्वर्गवास हो गया। तब से कलावती बहुत मेहनत और परिश्रम से अपने दोनों बेटे को पाल पस कर बड़ा की। अब दोनों बड़े हो चुके थे और समझदार भी। अरे माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और काफी समझदार भी। मुझे पता है माँ कि पिताजी के जाने के बाद तुम अकेली हो चुकी थी और दो दो बच्चे को पालना पोसना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन हो चुका था। लेकिन माँ, एक कहावत तो है ना कि कर्म करो, बच्चा फल की चिंता ना ही करो। तो माँ, अब जितना करना था वह तुमने किया। अब करने की बारी हम दोनों भाई की है। अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है, बाकी हम दोनों भाई सब संभाल लेंगे। यह आप क्या बोल रहे हो भैया? आपका कहने का मतलब क्या है? कहीं मुझसे खेती करवाने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? देखो भैया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अभी इसे अपने मन से निकाल लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसे भी मेरी उतनी उम्र नहीं कि मेहनत करके मां का पेट भरूं। अब भी मेरा उम्र खेलने कूदने का है, और अगर आप जबरदस्ती करोगे तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं अकेले जीवन काट लूंगा। अब भी आर्यन नादान था। उसे न तो आने वाला पल का एहसास था और न ही चलता समय का। वो जोश में आकर होश खो बैठा था। अरे आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बंटवारा करने का। तुमने सोचा भी कैसे माँ? अभी पिताजी के मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकली और तुम उसे अलग करने का सोच रहे हो। हमारे पास घर और थोड़ी सी जमीन के अलावा है क्या जो तुम बंटवारा करोगे? देख रही हो माँ कैसे आर्यन बहकी बहकी बातें कर रहा है। आर्यन, तुम मेरे छोटे बेटे हो। तुम अपने दिल की बात आसानी से कह देते हो, लेकिन हम लोग अपने दिल में ना जाने कितनी दर्द छुपा के रखते हैं सैयद। यह तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। आखिर तुम बंटवारा क्यों करना चाहते हो? छोटा परिवार, और उसमें भी तुम फुट डालना चाहते हो। आखिर क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो मां, मैं नहीं चाहता कि मेरे हिस्से का जमीन घर किसी का हो। जैसे पिताजी का तबीयत खराब हुआ था तो तुमने कुछ जमीन बेच दी थी, और मुझे डर है कि कहीं अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या भगवान को प्यारे हो गई तो भैया जमीन बेचकर तुम्हारी क्रियाकर्म ना कर दे। इसलिए मैं अपने हिस्से का वह हर चीज हथियाना चाहता हूं। वाह मेरे छोटे भाई, वाह! क्या तुमने सोचे समझे प्लान बनाए हो? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे भाई हो, जिसने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में सजा कर रखा, दर्द को दर्द नहीं समझी और तुम्हें इस दुनिया में जन्म दी, और तुम उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो जिसने तुम्हें पाल पस कर बड़ा की, उसी को तुम मरने का श्राप दे रहे हो। तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? राहुल बेटा, तुम उसे कुछ मत कहो। मुझे पता चल गया कि वो हमसे प्यार नहीं करता। वो तो बस पैसे से प्यार करता है। लेकिन जो अपने माँ को मरने को कह रहा हो, वो बेटा कैसा? ठीक ठीक है आर्यन। बेटा, तुमने तो यह साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे ही बेटे हो। राहुल बेटा, तुम इसे जमीन और घर दोनों दे दो। हम दोनों अपने उस झोपड़ी में चले जाएंगे जिसमें तुम्हारे पिताजी अपने आखिरी सांस छोड़ रहे थे। राहुल और उसकी माँ दोनों अपने आर्यन बेटे को घर जमीन त्याग कर उस झोपड़ी में रहने चले जाते हैं, जहाँ राहुल के पिता अपनी आखिरी सांस गुजारी थी। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? अगर आर्यन तुम्हें धोखा दिया तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। आप उसे भूल जाओ और अपनी नई जीवन की शुरुआत करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। अरे वाह बेटा, ये बात कहकर तुमने मुझे रुला ही दिया। आजकल जमाने में ऐसा बेटा मिलना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान से यही कहूंगी कि हे भगवान, मेरे राहुल जैसा बेटा हर घर में दे। एक बेटा आर्यन तो पता नहीं कैसा निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो अभी नादान है।
जिस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा, उस दिन उसे मेरी और अपने राहुल जैसे भाई की याद जरूर आएगी। राहुल बेटा, उसे जमीन घर देकर ठीक किया ना? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बलराम को सारा धन दे दिया और तुम्हें कुछ नहीं? अरे नहीं माँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो भाई की क्या, जो अपने छोटे भाई की खुशी के लिए अपना खुशी ना त्याग दे। तुम उसे जमीन जायदाद देकर बहुत अच्छा की हो। अगर वह खुश है तो हम भी खुश हैं। राहुल अपने छोटे भाई के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी और घर जमीन छोड़कर यहाँ टूटी झोपड़ी में अपने बुरी माँ के साथ जीवन बसाने लगता है। सुबह हो जाती है और राहुल अपने माँ से कहता है, माँ, मैं गांव के सेठ मंगल सिंह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए कोई काम तो करना होगा ना। इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ और काम ढूंढ कर ही आना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। जाओ बेटा, खूब मन लगाकर और ईमानदारी से काम करना, क्योंकि आजकल जमाने में जो ईमानदार और मेहनती होता है, लोग उसे ही पूछते हैं। राहुल अपनी माँ को यह विश्वास दिलाता है कि वह काम ढूंढकर ही आएगा। अपनी माँ से अलविदा लेता है और काम की तलाश में सेठ मंगल सिंह के यहाँ निकल जाता है। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा छोटा भाई कैसा निर्दयी इंसान है। उसने कल हमको और माँ को घर से बेदखल कर दिया। लेकिन सेठ जी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर वह हमसे दूर रहकर खुश है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। लेकिन सेठ जी, हमारे पास ना तो कुछ काम धंधा है और ना ही खेती करने के लिए खेत। और ऐसी परिस्थिति में मैं अपने बूढ़ी माँ को क्या खिलाऊं, कैसे उसे एक अच्छे जीवन दूं। इसलिए सेठ जी, आप मुझ पर कृपा करें और एक काम दे दें। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा। तुम्हारा कहानी सुनकर तो मेरा दिल भर गया। राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दूंगा और तुम अपनी माँ का देखभाल अच्छे से कर सकोगे। जाओ, वो खेत आज से तुम रखोगे, उसकी जिम्मेवारी अब तुम्हारे हवाले। खूब मेहनत करना राहुल, और अपनी माँ का देखभाल अच्छे से करना। सेठ दयालु और नेक दिल का था। वो राहुल की बात से प्रभावित हो गया और उसे अपनी 2 कट्ठे का खेत राहुल को दे देता है। राहुल सेठ को धन्यवाद करता है और खुशी खुशी ये बात अपनी माँ को बताने चला जाता है। अरे वाह भगवान जी, आपने काम दे दिया। अब मैं माँ को खुश रख पाऊंगा। अब बस भगवान, आप ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखना और मैं खेती करके अपने और अपनी माँ पेट भर सकूं। चलो, ये खुशी पहले अपनी माँ को बताता हूं। अरे माँ, आज आपकी आशीर्वाद के कारण मुझे काम मिल गया और कल से काम पर भी जाना है। सेठ जी अपना 2 कट्ठे का खेत मेरे हवाले कर दिए हैं और बोले हैं कि उसमें खेती करके अपना गुजारा करने को। मां, लगता है आप पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य का काम किए हो, इसलिए इतना खराब परिस्थिति में भी भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हे भगवान, आप मेरे राहुल बेटे को ऐसे ही खुश रखना, किसी की नजर ना लगे हमारी इस खुशी पर। अब राहुल को एक जीने का साधन मिल चुका था। वह अपने माँ से यह शपथ लेता है कि वह दिन रात मेहनत करके एक अच्छी मुकाम हासिल करेगा। खेत खेती के लिए मिल जाने के कारण दोनों काफी खुश थे। सुबह हो जाती है और राहुल अपने हाथ में कुदाल लेकर खेतों में निकल जाता है। अरे वाह, ये खेत तो काफी अच्छा है। इसमें अगर सब्जी लगाऊं तो बहुत अच्छा सब्जी उगेगी और बाजार में इसका काफी डिमांड भी है, क्योंकि आजकल लोग ताजे सब्जी कम और सरे गले ज्यादा बेच रहे हैं। और अगर मेरी सब्जी ताजा होगी और लोगों से सस्ता होगी तो लोग हमारे पास ही सब्जी खरीदने आएंगे। हाँ राहुल, यह सही रहेगा। चलो, बिना देर किए खेत को जोतना शुरू कर देते हैं। राहुल खेत में सब्जी लगाने का फैसला करता है, क्योंकि गांव के बाजार में
सब्जी का डिमांड बहुत ज्यादा था। वह बिना देर किए खेत को कुदाल से जोतने लगता है। खेत नर्म जरूर थी, लेकिन राहुल खेती पहली बार कर रहा था। इस वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। माथे से पसीने टप-टप जमीन पर गिर रही थीं, लेकिन राहुल फिर भी हार नहीं मानता है और लगातार कुदाल चलाता रहता है। उधर राहुल अपने जीवन सुधारने के लिए मेहनत कर रहा था, तो वहीं आर्यन बिना मेहनत किए आराम से बैठकर खा रहा था। और देखते ही देखते आर्यन के पास का सारा पैसा खत्म हो जाता है और वह सोचता है, अरे यह क्या, तिजोरी का सारा पैसा खत्म कैसे हो गया? लगता है उतने दिन से बैठकर खाने में पैसा खत्म हो गया। अगर माँ भैया रहते थे तो यह सब मुझे देखना नहीं पड़ता था। बस बैठकर खाओ और ऐश करो। लेकिन उनके नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत हो रही। अब मेरे पास जमीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक काम करता हूं, सेठ के पास जमीन गिरवी रख देता हूं और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूं। अब आर्यन को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे यह पता चल गया था कि बिना माँ भाई के बिना उसका जीवन अधूरा है। आर्यन के पास पैसे खत्म हो जाने के कारण वह अपना जमीन उसी सेठ के पास गिरवी रखने चला जाता है, जिसके पास उसके भाई काम की तलाश में गया था। सेठ आर्यन को देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं, अरे आर्यन, क्या हुआ? आज तुम्हें मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो बहुत चालाक हो। अपने ही माँ को और पिता समान भाई को घर से निकाल दिया और जमीन घर अपने नाम कर लिया। वाह आर्यन, वाह, क्या तुम्हारा प्लान था। लेकिन शायद तुम्हें यह पता नहीं कि ऐसा करके तुम ज्यादा दिन नहीं चलने वाले हो। एक दिन तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। देखिए सेठ जी, अब आप भी मुझे ऐसे मत बोलिए। घर में पैसे खत्म हो चुके हैं और खाने को लाले पड़ चुके हैं। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं। यह लीजिए मेरे जमीन का कागज, मैं आपके पास गिरवी रख रहा हूं और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वक्त आएगा तो लौटा दूंगा। मंगल सिंह को आर्यन पर दया आ जाता है और उसका जमीन का कागज अपने पास गिरवी रख लेता है और उसे 1000 रुपये दे देता है। आर्यन पैसे लेकर सीधा घर चला आता है और मन ही मन सोचने लगता है, सेठ जी, पैसे तो दे दिए, लेकिन आर्यन, यह पैसे कितने दिन चलेंगे? एक ना एक दिन पहले की तरह फिर से खत्म हो जाएंगे और फिर से मुझे भूखे रहना होगा। नहीं नहीं, अगर पैसे बरकरार रखना है तो मुझे कोई बिजनेस करना होगा, क्योंकि अगर समय पर सेठ का पैसा नहीं लौट आया तो जमीन हाथ से चला जाएगा। लेकिन बिजनेस किस चीज का करूं? आर्यन को धीरे धीरे दिमाग खुल रहा था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि आज तक उसने कभी कोई काम किया ही नहीं, तो आज कैसे कर लेगा। अब उसके सामने एक नई दुविधा आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धंधा किस चीज का करें। अरे आर्यन, यह तो अपने दिमाग में आया ही नहीं। बाजार में तो सब्जी का डिमांड इतना ज्यादा है कि पूछो मत। आज से 1 हफ्ता पहले बाजार गया था तो लोग ताजे सब्जी का मांग कर रहे थे और कहीं पर बाजार में कोई भी सब्जी नहीं बेच रहा था। एक काम करते हैं सब्जी मंडी से, यह सारे पैसे का सब्जी खरीद कर लाते हैं और अपने बाजार में उचित दामों पर बेच देते हैं। बाजार में सब्जी कम होने के कारण हमारा सब्जी ज्यादा दामों पर बेची जाएगी। ग्राहक भी कोई शिकायत नहीं करेंगे। इससे हमें काफी ज्यादा मुनाफा होगी और धीरे धीरे सेठ का पैसा भी वापस हो जाएगा। हाँ, यह सही रहेगा। आर्यन भी अपने बड़े भाई की तरह सब्जी बेचने का फैसला करता है। बस फर्क यह था कि राहुल खेतों से उगाकर ताजे और फ्रेश सब्जी बेचना चाहता था, लेकिन वहीं आर्यन बिना मेहनत के सब्जी मंडी से ऐसे ही कोई भी सब्जी उठाकर बेचना चाहता था। आर्यन सब्जी बिना देखे कोई सब्जी खरीद लेता है और उसे ठेले पर रखकर बाजार पहुंच जाता है। आओ आओ भाई लोग, बहन लोग, ताजे सब्जी ले जाओ। इस बाजार में नया सब्जी वाला आ गया, ले जाओ। उचित दाम में उचित सामान ले जाओ। आओ आओ। आर्यन ताजे सब्जी का नाम लेकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। बाजार में एक भी अच्छी सब्जी ना होने के कारण
लोगों को मजबूरन आर्यन के ठेले के पास आना पड़ता है। अरे आर्यन भाई, तुम्हारे पास तो काफी अच्छे सब्जी और ताजे लग रहे हैं। कहीं तुमने कोई पॉलिश तो नहीं मारी है ना? अरे क्या भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे पता है कि अगर मुझे लंबे समय तक सब्जी बेचना है तो बिना मिलावट किए बेचना होगा, और ऐसे भी आपको खराब सब्जी देकर हराम का पैसा नहीं खाना है, क्योंकि ग्राहक ही भगवान होते हैं और भगवान से कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आप आंख मुंदक सब्जी खरीदिए, कोई शिकायत नहीं होगा। अच्छा ठीक है आर्यन, तुम्हारे कहने पर सब्जी खरीद लेता हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि बैंगन कैसे किलो बेच रहे हो? बैंगन तो भैया 70 रुपए किलो बेच रहा हूं, क्योंकि पूरे बाजार में आपको ऐसा ताजा सब्जी और लोकल सब्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद 62 रुपए किलो लाया हूं और आपसे 1 किलो पर 8 रुपए ले रहा हूं, तो कहां ज्यादा ले रहा हूं? आर्यन अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा था। लोग भी आर्यन के बातों में आ जाते हैं और सस्ती सब्जी, बासी सब्जी महंगे दामों पर खरीद कर ले जाते हैं। धीरे धीरे बाजार में सब्जियों का महामारी चलने लगा और देखते ही देखते आर्यन की सारी सब्जी महंगे दामों पर बिक जाती है। आर्यन खाली ठेले को लेकर खुशी खुशी सीधा घर पहुंच जाता है। आर्यन, अब से और मंडी से सस्ते दामों पर खराब सब्जी खरीद कर लाऊंगा और बाजार में उचित दामों पर बेच दूंगा, क्योंकि बाजार में किसी का सब्जी का दुकान नहीं है और इसी का फायदा उठाकर खूब पैसे छपूंगा। मजा आ गया रे आर्यन। आर्यन को अब लालच आने लगी थी। वह खुद से कहता है कि मंडी से सरे गले और सस्ता सब्जी लाकर इस बाजार में महंगे दामों में बेचेगा, लेकिन उसे थोड़ा भी मालूम नहीं था कि ऐसा करने से वह खुद गड्ढे में गिरने वाला है। राहुल खूब मेहनत और लगन से काम करता है और उसका सब्जी का फसल बहुत ही अच्छा होता है। चारों तरफ सब्जी ही सब्जी दिखाई देता है। राहुल अपनी मेहनत के कारण और ईमानदारी के कारण उसे यह सफलता प्राप्त होती है। वह बिना देर किए ठेले पर सारा सब्जी तोड़कर रख लेता है और बाजार निकल जाता है। राहुल बाजार में जैसे ही पहुंचता है, वहां अपनी ठेले की बजाय एक और ठेला देखता है, और वह ठेला किसी और का नहीं बल्कि उसका छोटा भाई आर्यन का था। अब इस बाजार में सब्जी का 2-2 ठेला हो चुका था और दोनों अपने ही भाई का। अब देखना है कि कौन सफल होता है। इधर मेहनत करके ताजा और सस्ती सब्जी बेचने वाला राहुल या बेईमानी करने वाला और सरे गले महंगे दाम में बेचने वाला आर्यन। आइए देखते हैं। अरे आर्यन भाई, कल तुमने कैसा सब्जी दे दिया? टेस्ट इतना खराब था, लग रहा था कि 2 हफ्ते पहले का सब्जी खा रहा हूं। तुम तो बोले थे कि ताजा अभी खेत से तोड़कर लाया हूं, इस वजह से महंगे दाम पर खरीदा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। सरे गले सब्जी को पॉलिश मारकर बेचते हो और ताजा कहते हो। सारे ग्राहक के सामने आर्यन का छुपा चेहरा सामने आ चुका था। सभी ग्राहक उसे भला बुरा कहने लगे। इस वजह से उसका धंधा चौपट होने लगा। जितना कल उसने कमाया था, वह सारा पैसा आज के सब्जी में लगा दिया था और आज उसका एक भी सब्जी नहीं बिकता है। इस वजह से आर्यन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। सभी ग्राहक नया ठेला देखकर राहुल के पास आ जाते हैं और राहुल से कहते हैं, अरे राहुल, तुम दोनों तो भाई हो ना, कहीं तुम भी सरे गले सब्जी तो नहीं बेच रहे हो? अगर ऐसा है तो पहले आगाह कर देता हूं, खराब सब्जी मत बेचो, इससे समाज के लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, लोग बीमार पड़ने लगेंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आप लोग तो ग्राहक नहीं भगवान हो, और भगवान हाथ जोड़कर बोलेंगे तो मैं पापी हो जाऊंगा। सरे गले सब्जी बेचना गलत ही नहीं बल्कि अपराध है। लोगों के स्वास्थ्य से खेलना पाप है। पाप, और मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं खुद सब्जी का खेती करता हूं और स्वस्थ ताजे सब्जी तोड़ कर बेचता हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लो। लोगों को राहुल की बात सच लगती है, क्योंकि उनमें से एक ग्राहक राहुल को खेती करते देखा था।
इस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और सभी ग्राहक राहुल से ही सब्जी खरीदते हैं। लोगों को यकीन था कि सब्जी ताज़ा है और राहुल सब्जी का दाम ज्यादा नहीं रखा था, बस 20 रुपये किलो। इस वजह से उसका सब्जी बिकने में ज्यादा समय नहीं लगता है और देखते ही देखते ठेला बिल्कुल खाली हो जाता है। यह देखकर आर्यन अपने भाई से बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसके वजह से उसका धंधा चौपट होने रहा था। आर्यन गुस्से में अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है, अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हो? सब्जी भी ताजा बेच रहे हो और मुझसे काफी सस्ता दे रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। एक तो ऐसे ही आपके और माँ के जाने से मैं अकेला हो चुका हूँ। सोचा कि बिजनेस करके 2 पैसे कमाऊं, लेकिन आप फिर मेरे बीच में आ गए। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं कभी तुम्हारे बीच में नहीं आता हूँ। मेरे पास रहने खाने का कोई साधन नहीं था, तो सेठ जी मुझे अपने यहाँ शरण दिए हैं और खेती के लिए भी खेत दिए हैं। उसी में मैं सब्जी उगाता हूँ। मैं तो सब्जी बेचने के लिए कब से प्लान बनाया था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बस खुश रहो, मेरे लिए इतना काफी है। अगर तुम ईमानदारी से सब्जी सस्ते दामों में बेचोगे तो ग्राहक तुम्हारे पास ही आएंगे। लेकिन ठीक आज के बाद से मैं कभी सब्जी बेचने नहीं आऊंगा। खुश रहो मेरे प्यारे छोटे भाई। राहुल अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने आर्यन के लिए अपने सालों का मेहनत छोड़कर चला जाता है। राहुल को अब जीने का इच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन वह अपने माँ के लिए मजबूरन जी रहा था। वह सबसे पहले सेठ को यह कहने चला जाता है कि अब वह उनके खेत में खेती नहीं करेगा और इस गांव को छोड़कर चला जाएगा। सेठ को आर्यन पर बहुत गुस्सा आता है और वह आर्यन से मिलने जाने लगते हैं। अरे ओ आर्यन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? भगवान को शुक्रिया अदा करो कि राहुल जैसा भाई तुम्हें मिला है। नहीं तो जैसा कर्म किए हो उसके लिए तुम्हें नर्क भी नसीब नहीं होगी। तुम्हारा कुछ था ही क्या? फिर भी राहुल ने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर उस टूटी झोपड़ी में अपने बूढ़ी माँ के साथ जीवन बिताने चला गया। और तो और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब मैंने उसे एक खेत खेती के लिए दिया ताकि वह उसमें सब्जी उगाकर अपना और अपनी माँ का पेट भर सके। लेकिन तुम नीच पापी भाई कभी नहीं सुधरोगे। राहुल ने मुझे सब बता दिया कि तुम कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर सरे गले सब्जी महंगे दामों में बेचकर पैसे कमा रहे थे। और तुम्हें क्या लगा कि राहुल तुम्हें देखकर सब्जी बेचने आया था? नहीं, यह तुम्हारी भूल है। वो पिछले 1 सालों से खेती कर रहा है और सब्जी अच्छा होने के कारण बाजार में बेचने चला आया और तुमने उसे सब्जी बेचने के लिए भी मना कर दिया। और राहुल इतना भोला है कि वह तुम्हारे लिए अपनी सालों का मेहनत त्याग कर अब इस गांव को छोड़कर जा रहा है। मैं तुमसे हाथ जोड़ आस की गुहार कर रहा हूं, उसे रोक लो। तुम्हें राहुल जैसा भाई इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इतना सेठ की बात सुनकर आर्यन की आंखों में अपने भाई के लिए आंसू आ जाता है और वह अपने ठेले को छोड़कर राहुल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। झोपड़ी में भी राहुल नहीं था। आर्यन जंगलों की ओर चला जाता है। जंगलों में घूम घूम कर खोजा, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। आर्यन के पैर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता है और आखिर में जंगलों के आखिरी छोर पर उसे अपनी बुढ़ी माँ और प्यारे भाई राहुल दिखाई देता है। आर्यन बिना रुके द्वार कर अपने भाई के पास जाता है। भैया भैया, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसे भाई इस गांव में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। माफ कर दो भैया, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए भैया, अब से हम दोनों भाई अपने खेत में ताजे और स्वस्थ सब्जी उगाएंगे और बाजार में बेचकर उस पैसे से दोनों भाई मिलकर माँ का देखभाल करेंगे। चलो भैया। तो आखिर में दोनों भाई मिल जाते हैं और राहुल अपने भाई को माफ कर देता है। दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों खूब मेहनत करते और सब्जी उगाकर उसे बाजार में बेच देते। तो इस तरह राहुल अपने अच्छाई और मेहनत के बल पर
अपने घमंडी भाई आर्यन को सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, हमें उस कहानी से यह सीख मिली कि कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, अगर आप चाहे तो उसे अपने प्यार से पिघला सकते हैं। धन्यवाद।